75 साल के ऊपर वाले बुजुर्गों को बजट में बड़ा ऐलान, अब उन्हें आईटी रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। बजट के बाद शेयर बाजार में भारी उछाल, सेंसेक्स 1700 अंकों की बढ़त के साथ 47,950 के स्तर पर पहुंचा। खुला है सरकार का पिटारा, सीएम भूपेश बघेल सुकमा में अंग्रेजी स्कूल और लाइब्रेरी का करेंगे लोकार्पण, कल दुर्ग और बेमेतरा के दौरे पर रहेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने तीसरे बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने हेल्थ बजट में 137% के इजाफे की घोषणा की है। बता दें कि कोविड ने भारत ही नहीं दुनिया भर की इकोनॉमी पर गड्ढे में ढकेल दिया थे। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं भारत के प्रति बहुत आशावान हैं। उनका अनुमान है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज गति से रिकवर करेगी। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि जब दुनिया इतने बड़े संकट से गुजर रही है, तब सभी की नजरें भारत पर टिकी हैं। ऐसे में हमें अपने टैक्स पेयर्स को सभी सुविधाएं देनी चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल ऐलान किया है। 75 साल से अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजन को अब टैक्स में राहत दी गई है। 75 साल से अधिक उम्र वालों को आईटीआर नहीं भरना होगा। हालांकि ये सिर्फ पेंशन लेने वालों को लाभ मिलेगा। निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि एनआरआई लोगों को टैक्स भरने में काफी मुश्किलें होती थी, लेकिन अब इस बार उन्हें डबल टैक्स सिस्टम से छूट दी जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि स्टार्टअप को जो टैक्स देने में शुरुआती छूट दी गई थी, उसे अब 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। और बजट के बाद शेयर बाजार में भी भारी उछाल देखने को मिल रहा है और आम जनता भी इस बजट से काफी खुश नजर आ रही है। 10 on 10 दिए जा रहे हैं इस बजट को, लेकिन विपक्ष भी लगातार हमलावर हो रहा है। आपको बता दें कि इस बजट में हेल्थ सिस्टम को 137% बढ़ाया गया है। हेल्थ सिस्टम पे ज्यादा फोकस किया गया है। टैक्स स्लैब के लिए निर्मला सीतारमण के ऐलान किया है। आपको बता दें कि हेल्थ केयर के लिए 2,32,886 करोड़ का बजट दिया गया है और कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बजट मिला जुला असर लेकर आया है और हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हेमेंद्र गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, जो कि अर्थशास्त्री हैं। हमारे साथ सारिका गुप्ता जुड़ी हुई हैं, कानपुर से संवाददाता हैं। हमारे साथ रवि कुमार सोनकर जी जुड़ चुके हैं, जो कि दुर्ग छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सारिका, मैं आपके पास आऊंगी। आम जनता को इस बजट से काफी उम्मीदें थी। हमने कुछ लोगों से बात भी की, तो उनका कहना है कि बजट जो है वो मिला जुला देखने को मिल रहा है। आपने भी कई लोगों से भी बात की, आपने एक्सपर्ट से भी बात की है, उनका क्या कुछ कहना है? मैं इस वक्त जहाँ पर हूँ वो मध्य चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश की समिति है, जो वहाँ के सदस्य हैं वो यहाँ पर आए और उन्होंने पूरा जो बजट है वो वित्त मंत्री का सुना। उसके बाद सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर जो इकट्ठा हुए थे उन्होंने अपना मंथन किया और उसके बाद अपने विचार रखे हैं। और इस वक्त बहुत से ऐसे एक्सपर्ट हैं जो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और इस टाइम जो बजट आया है हम उनसे बात भी करेंगे। सर, ये जो बजट आया है ये कैसा है? ये बजट मेरे हिसाब से फेडरेशन और इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन मैं काम करता हूँ, इंडस्ट्रीज के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए, इम्पोर्टर्स के लिए बहुत अच्छा बजट है। इसके दूरगामी परिणाम रहेंगे। भारत सरकार की MEIS स्कीम थी, वो स्कीम समाप्त होने के बाद भारत सरकार के DGFT ऑफिस के थ्रू डॉट टैप स्कीम लागू की गई है, जिसके तहत डॉट टैप स्कीम में विभिन्न प्रकार के जो कर टैक्सेस एक्सपोर्टर को देने पड़ते हैं, इम्पोर्टर को देने पड़ते हैं या उद्यमियों को देने पड़ते हैं, उसकी प्रतिपूर्ति रियम्बर्समेंट और काफी स्तर तक उनको मिलेगा। जब इंडस्ट्री ग्रो करेगी, देश ग्रो करेगा। और मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने प्रेडिक्ट किया है 2020-21 में हमारा मुल्क। सारिका, आपको रोकना चाहते हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे, सुन लेते हैं। आज का बजट
माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है। मैं सबसे पहले इसका स्वागत करता हूं। कोरोना कालखंड में जब दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह प्रभावित हुई हैं, उन स्थितियों में भारत के 135 करोड़ जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रख करके एक विकासोन्मुख और व्यावहारिक बजट प्रस्तुत करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। वास्तव में बजट सर्वसमावेशी, सर्व कल्याणकारी और समाज के प्रत्येक तबके के हितों को संवर्धन करने वाला बजट है। इस बजट में किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए जहां बहुत कुछ प्रावधान किया गया है, वहीं साथ ही साथ बजट देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी, चाहे वह राजमार्गों की क्षमता को विस्तार देने का हो, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई गति देने का हो, ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन लाने की दिशा में किए जा रहे नए प्रयासों की ओर पूरे देश का ध्यान आकर्षित करता हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान देने का जो प्रयास हुआ है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण की दिशा से जिस प्रकार की कार्य योजना बनाई गई है, यह सभी अभिनंदनीय है। जल जीवन मिशन अब तक ग्रामीण क्षेत्र के लिए था, शहरी क्षेत्र को भी इसके साथ शामिल करना और जल जीवन मिशन को शहरी क्षेत्र के साथ जोड़ने के साथ ही शहरी क्षेत्र में और भी तमाम प्रावधान जो किए जा रहे हैं, ये सभी स्वागत योग्य हैं। खासतौर पर जो शहरी स्वच्छ भारत मिशन है, इसका पार्ट 2 जारी होना। हम सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर के बाद देश के अंदर सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र टेक्सटाइल का है। देश के अंदर 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क की घोषणा, ये स्वागत योग्य है। ऊर्जा क्षेत्र में हाइड्रोजन एनर्जी मिशन की घोषणा, ये ऊर्जा क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन का कारण बनेगा। और यही नहीं, बल्कि अगर हम किसानों की बात करते हैं तो ये सर्वविदित है कि लागत का 1.5 गुना दाम प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के किसानों को दिया। 1000 अतिरिक्त मंडियों को ई नाम के साथ जोड़ने की जो कार्रवाई हुई है, कार्रवाई की घोषणा हुई है, ये वास्तव में किसानों को लागत का 1.5 गुना दाम देने की गारंटी का एक माध्यम बनेगा और एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही व्यावहारिक बजट आज प्रस्तुत किया गया है। एमएसएमई सेक्टर जो निवेश का ग्रोथ इंजन माना जाता है, इसके लिए विशेष प्रोत्साहन देना। और आज हमने पहली बार देखा है कि पेपरलेस बजट ही नहीं आया, बल्कि अब
इस बजट में पेपरलेस बजट ने भारत के इतिहास का पहले पेपरलेस बजट ने डिजिटल जनगणना की भी घोषणा की है। यानी सारी चीजें अब डिजिटल फॉर्म में आ रही हैं। ये सुविधाजनक भी होगी और व्यवहारिक भी होती हुई दिखाई देंगी। इसमें किसी भी प्रकार की कोई धांधली की कोई गुंजाइश भी नहीं होगी और सही तथ्य और सही आंकड़े देश के सामने आते हुए दिखाई देंगे। मैं एक कोरोना कालखंड में एक विकासोन्मुख और व्यवहारिक बजट के लिए, जिसमें समाज के प्रत्येक तबके का ध्यान रखा गया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी को इस बजट के लिए हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि यह बजट नए भारत की नई अर्थनीति के अनुरूप आम जन की आशा और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई देगा। भारत को दुनिया की एक आर्थिक ताकत के रूप में प्रस्तुत करने का एक माध्यम बनेगा। बजट में 100 सैनिक स्कूलों को राज्य सरकारों के साथ या पीपी मॉडल के साथ बनाने की घोषणा अत्यंत स्वागत योग्य है। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यापक परिवर्तन करने, अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की जो घोषणा हुई है, यह अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। वरिष्ठ नागरिकों की जो अपेक्षाएं थी, कोरोना कालखंड में भी सरकार ने उनका ध्यान रखा और अब 75 वर्ष से अधिक आयु के जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके पेंशन की आय में टैक्स से छूट देने की घोषणा भी स्वागत योग्य है। अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए एकलव्य आवासीय विद्यालयों की अतिरिक्त घोषणा अत्यंत सराहनीय पहल है। और अगर मैं कहूं तो ये बजट सर्वसमावेशी, सर्व कल्याणकारी और आत्मनिर्भर भारत की मंशा से देश के गांव का, गरीब का, किसान का, नौजवान का, महिलाओं का और समाज के प्रत्येक तबके के लिए कल्याणकारी होगा। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर यह बजट खरा उतरेगा। और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना आपने, जिन्होंने इस बजट को बहुत अच्छा बताया। उन्होंने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में नई प्रगति मिलेगी और इस बजट से आत्मनिर्भर भारत की ओर हम आगे बढ़ेंगे। और उन्होंने बताया कि ये सभी वर्गों को खुश करने वाला बजट है, आत्मनिर्भर भारत का बजट 2021। बजट 2021 से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी खुश नजर आए। आम आदमी के सपने को साकार करने वाला बजट बताया। सभी वर्गों को खुश करने वाला ये बजट आत्मनिर्भर भारत का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया और उसके बाद से सभी नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। विपक्ष भी कहीं ना कहीं हमलावर हो रहा है, लेकिन अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो भी इस बजट से काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि आम आदमी को काफी राहत मिली है इस बजट से, और सबसे बड़ी बात जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए एक राहत की बात है कि कोई अन्य टैक्स नहीं लगाए गए हैं।
और हम इसी पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्री हेमेंद्र गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ रवि कुमार सोनकर जी छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रियंका जी भी जुड़ी हुई हैं। रवि कुमार सोनकर जी, मैं आपके पास आऊंगी। आम जनता क्या इस बजट से खुश नजर आ रही है? छत्तीसगढ़ की जनता का क्या सोचना है इस बजट को लेकर? जी, जैसा कि यह देखा जा रहा है कि आज के दिन का पूरे देशवासियों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि आज वित्त मंत्री सीतारमन जी ने आज जो 1 फरवरी को जो आज 2021 का जो बजट पेश किया है, उसको देखकर कई वर्गों में खुशी भी है और कई वर्ग असंतुष्ट भी नजर आ रहे हैं। जी, क्या राय मिल पा रही है, क्या कहना है लोगों का? आपसे जानना चाहूंगी मैं रवि जी कि इस बजट को लेकर उनको क्या कमी नजर आ रही है, या जो लोग खुश हैं उनके लिए क्या राहत की बात है इस बजट में? जी, जैसा कि इसमें एक मिडिल क्लास लोगों को इससे बाहर कर दिया गया है, और इस वक्त हमारे साथ भी और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि इस बजट को लेकर अपनी राय को प्रस्तुत आपके बिल्कुल रवि जी। इंडिया पे इस बजट में के लिए नहीं है। इसमें 2-3 जो बड़े ऐलान किए हैं 10 में से जो 2-3 हैं, जैसे मिशन पोषण 2.0, ये ठीक है। और जो आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत के लिए जिन्होंने 64,180 करोड़ जो स्वीकृत किए हैं वो ठीक है। बाकी ऐसा देखा जाए तो जैसे पिछले बजट में भी हुआ था, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, ऐसा कुछ अभी तक नहीं हुआ है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको क्या अपेक्षाएं थी 2021 के बजट में केंद्र सरकार की ओर से? ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके सभी युवाओं को। और अब अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्थानीय निवासी शमशेर खान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो अपनी राय को अपने बताएंगे। तो कृपया आप बताएंगे कि जो केंद्र सरकार द्वारा जो आज 2021 में जो बजट को पेश किया गया, इसमें आपको क्या अपेक्षाएं थी और कितने रूप से आप संतुष्ट और कितने रूप से असंतुष्ट आप नजर आते हैं? ऐसा है कि ये कोरोना काल में जहाँ 1 साल हमारा चला गया, मध्यम वर्गियों को पिछले 1 साल में किसी प्रकार से राहत नहीं दी गई केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार के द्वारा। लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार को अभी इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें थी जो एकदम जीरो पे चली गई। मध्यम वर्गीय के लिए बिल्कुल इसमें कोई भी विचार नहीं किया गया। थोड़ी बहुत राहत जो पेंशन, जो वृद्धा पेंशन को थोड़ी सी राहत दी गई है, लेकिन मध्यम वर्गीय के लिए कुछ भी नहीं किया गया, जिससे पूरी तरीके से असंतुष्ट मध्यम वर्गीय पूरी तरीके से असंतुष्ट है। जी, जैसा कि देखा जा रहा था कि जैसा बताया जा रहा था कि कई लोगों ने अपनी राय आप लोगों के सम्मुख रखी, जनता के सामने सम्मुख रखी कि कितनी ज्यादा उम्मीदें इस बजट से लगाया गया था आम लोगों को। अब देखना यह है कि अब बजट के हिसाब से अब क्या आगे होता है। जी जी बिल्कुल, और हमारे साथ हेमेंद्र गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं। हेमेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक मिला जुला असर देखने को मिल रहा है आम जनता के बीच, तो मैं जानना चाहूंगी, जैसे कुछ लोगों का कहना है कि मध्यम वर्गीय को राहत नहीं मिली है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि मध्यम वर्गीय को राहत मिली है। कैसे, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी। राहत जब भी आदमी सोचता है, कोई मध्यम वर्ग सोचता है, वो टैक्स में रियायत की बात सोचता है जी। तो टैक्स में जो रियायत की उम्मीद थी वो नहीं हुई। जो 80C की लिमिट हो चाहे एग्जेम्पशन की लिमिट हो, वो सब कोई टच नहीं किया गया। लेकिन अगर मैं दूसरे तरीके से रियायत की बात देखूं, तो चाहे वो अफोर्डेबल हाउसिंग की बात हो, अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ा दिया गया है, तो मध्यम वर्ग के लिए किया गया है। और बाकी चीजें जो बात करी, मेन है एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जब तक नहीं होगा, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जब तक एक कैपिटल इंटेंसिव नहीं होगा, इंडस्ट्रीज ग्रोथ नहीं करेंगी, तो आय नहीं बढ़ेगी। तो जो एम्प्लॉयमेंट की बात की जा रही है, एम्प्लॉयमेंट तभी आएगा जब कंपनीज अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगी, गवर्नमेंट भी एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी। तो गवर्नमेंट ने बहुत हैवी एक्सपेंडिचर बढ़ाया है। फिजिकल डेफिसिट को जैसे पहले बोला कि आप उसको एक तरीके से 3-4 साल के लिए तो साइडलाइन कर ही दिया गया है। और साथ में ये उम्मीद होगी कि प्राइवेट जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़े। जब एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तब कई कंपनियां क्रिएट होंगी। इवन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी इसमें बात करी गई है। 1 मैन कंपनी की बात करी गई है कि आप आसानी से 1 मैन कंपनी क्रिएट की जा सकती है। स्टार्टअप को ईज किया गया है और स्टैंड अप के लिए ईज किया गया है। तो दोनों पर्सपेक्टिव से ही जॉब क्रिएशन होगा। जॉब क्रिएशन से आय बढ़ेगी। जो पिछले साल जो आय का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था,
वो तभी पूरा होगा जब लोगों को ज्यादा अपॉर्चुनिटी और इनकम मिलेगा। हाँ, ये उम्मीद थी कि हाँ कुछ एटीसी या उसमें कुछ रियायत मिलेगी, वो नहीं हुआ है। बट उसका एक काउंटर है कि सरकार ने कोई नया टैक्स भी नहीं लगाया है, जिसकी बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि कोविड सेस लग जाएगा या कोई एक्स्ट्रा टैक्स बढ़ जाएगा, तो वो चीजें नहीं हुई हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे। रवि सोनकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2021-22 का बजट पेश कर दिया है। आम जनता का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। कुछ लोग इस बजट से काफी खुश नजर आ रहे हैं तो कुछ लोग नाखुश भी नजर आ रहे हैं और विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है, उसी पर चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2021-22 का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा यह बजट आपदा में अवसर की तरह। वित्त मंत्री ने किया आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत के लिए 64,180 करोड़, कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए। किसानों के लिए बजट में बड़ा ऐलान। एमएसपी सिस्टम में हुआ बड़ा बदलाव, लागत से 1.5 गुना ज्यादा ही दी गई एमएसपी। 75 साल के ऊपर वाले बुजुर्गों को बजट में बड़ा ऐलान, अब उन्हें आईटी रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। बजट के बाद शेयर बाजार में भारी उछाल, सेंसेक्स 1700 अंकों की बढ़त के साथ 47,950 के स्तर पर पहुंचा। पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद, स्टेशन परिसर में दरोगा को मारी गई गोली, पीएमसीएच में चल रहा इलाज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।